सभी लोग अपनी अपनी किताब खोल लें। अभ्यास सागर, अभी हम लोग अभ्यास सागर कर रहे हैं ना? हाँ यस मैम। हाँ, तो अभ्यास सागर में हम उस दिन कहाँ तक कराए थे? क्वेश्चन 130 पेज का हो गया था। देख लो, साकेत नगरी है। यस मैम। हाँ, यस मैम। ये मैंने लिखवा दिया था। यस मैम। साकेत नगरी के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा कर कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, मानो यह नगरी स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। ये लिखवा दिए थे। हाँ, यस मैम। सभी बच्चे इसे लिख लिए हो? Yes, यहाँ ma'am. यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए Yes, ma'am. पेज नंबर 131। सभी बच्चे अपनी किताब खोलें। 131 में ख नंबर है। या औषधालय अयोध्या में बने तो थे सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं। यानी औषधालय, चलिए यहाँ पर लिखिए, आप लोग लिखिए। औषधालय तो पता है, औषधि मतलब दवा, और औषधालय मतलब जहां दवा मिलती है। ठीक है, यस और नो? यस मैम। रेस्पॉन्स किया करो। तो चलिए यहाँ लिखिए इसके बारे में। यहाँ कवि अयोध्या नगरी की प्रशंसा, जल्दी जल्दी लिखिए पेंसिल से। यहाँ कवि अयोध्या नगरी की प्रशंसा, यहाँ कवि अयोध्या नगरी की प्रशंसा, यहाँ कवि अयोध्या नगरी की प्रशंसा। प्र तालाब्य श अनुस्वार दंत स आकार। यहाँ कवि अयोध्या नगरी की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। यहाँ कवि अयोध्या नगरी की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। लिख रहे हो सब लोग? सभी बच्चे लिख रहे हैं? यस मैम। हाँ, अयोध्या नगरी की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। के क में छोटी एक मात्रा के। अयोध्या में औषधालय तो है, अयोध्या में औषधालय तो है, अभी 2 चैप्टर आपका अभी अभ्यास सागर बाकी है। ये कराने के बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर और सब डिवीजन शुरू करवाऊंगी। जल्दी जल्दी आप लोग लिखें। अयोध्या में औषधालय तो है, कौमा, परंतु एक भी रोगी नहीं है। अयोध्या में औषधालय तो है, कौमा, परंतु एक भी रोगी नहीं है। क्या कभी ऐसा हो सकता है बच्चों कि कोई भी शहर हो या कोई भी गांव हो या कोई भी समाज हो, वहां कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो? ऐसा हो सकता है? नो मैम। नहीं, नो मैम। कोई ना कोई तो रोगी अवश्य होगा। लेकिन यहाँ कथन को बढ़ा चढ़ाकर इतनी प्रशंसा की जा रही है अयोध्या नगरी की कि वहां औषधालय है लेकिन एक भी रोगी नहीं है। तो ये क्या है? कथन को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? तो यहाँ Yes, कौन सा ma'am. अलंकार है? यस मैम। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय, अतिशय यानी आवश्यकता से अधिक, उक्ति मतलब कथन, यानी किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ वर्णन किया गया है। हो गया? औषधालय तो है परंतु एक भी रोगी नहीं है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जब आप लोग ये समझ लेंगे कि किसी भी पंक्ति में किस चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, तो वहां पर आप लोगों को अलंकार की पहचान जब हो जाएगी तो आसानी से फिर लिख सकते हैं। ठीक है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। हो गया बच्चों? लिख लिए सब लोग? हाँ यस मैम। हाँ। यस मैम। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा यहाँ नीचे दिया गया है। जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा
देखिए बात भी होती है बढ़ा चढ़ाकर और प्रशंसा भी होती है बढ़ा चढ़ाकर। तो यहाँ पर अयोध्या नगरी की प्रशंसा की जा रही है ना, या किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वह लोक सीमा से बाहर हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। यस, हाँ, यहाँ अतिशयोक्ति शब्द लिख लो, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये जितने अलंकार की परिभाषा दी हुई है वो सब आप लोग एक जगह नोट कर लोगे कॉपी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में। हिंदी की जो नोट कॉपी है ना, बनाए हो ना सब लोग, उसमें सारे अलंकारों का परिभाषा बकायदा बहुत अच्छे से परिभाषा सभी अलंकारों का और एक एक उदाहरण जरूर लिख लोगे, ठीक है। परीक्षा में मान लो प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, तो क्या करेंगे आप लोग? उपमा अलंकार की परिभाषा लिखेंगे और फिर उसका उदाहरण लिख देंगे, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बात आ रही समझ में? तो सभी अलंकारों का, जितना अलंकार आप लोग अब तक पढ़े, ठीक है, सभी अलंकारों की परिभाषा और एक एक उदाहरण नीचे जरूर लिख लोगे, क्योंकि स्कूल खुलने पर मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी, ये मैं पहले बता दे रही हूँ, ठीक है। ये अनुप्रास अलंकार से मैम सारा चैप्टर लिख लिया है मैम। क्या बोल रहे हो? सारा चैप्टर लिख लिया। सारा चैप्टर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अलंकार की बात कर रही हूँ, सिर्फ अलंकार की बात हो रही है। जितने अलंकार हैं आपके सिलेबस में, है ना, अनुप्रास, यमक, उपमा, अतिशयोक्ति, ये चारों अलंकारों की परिभाषा और सबका एक एक उदाहरण, ये सबकी कॉपियों में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। हाँ, अब सबसे तो पहले समझ लो कि उत्प्रेक्षा अलंकार में ज्यों, मानो, मनहू, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। किसी भी पंक्ति में अगर जैसे आता है तुम लोगों को ज्यों, है ना, मानो, मनहू, जनहू, तो तुरंत समझ जाना कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां रूप गुण, यहाँ नीचे सबसे नीचे देखो, पेज नंबर 131 में सबसे नीचे दिया हुआ है, जहां रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तथा मानो, मनो, जनु, जानो, जनहू, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ उत्प्रेक्षा लिख लो। उत्प्रेक्षा की वर्तनी यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कीजिए। उत्प्रेक्षा की वर्तनी यहाँ दिखी? हाँ, सभी बच्चों को दिख रहा है उत्प्रेक्षा की वर्तनी, स्पेलिंग? यस मैम। हाँ, तो उत्प्रेक्षा को सबसे नीचे में लिख लो। जहां रूप गुण आदि की समानता के कारण, किसी का रूप और गुण में बहुत अधिक समानता होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उसका मुख मानो चांद के समान गोल है। मानो, मानो शब्द जहां आया, एक उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है, लंबा होता ताड़ का वृक्ष, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो छूना व्योम को चाहता। लंबे होते हुए ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष देखे हो? प्रोफेसर सामने पढ़ा रहा होता तो उसका नोट लिया जाता है। हाँ, यस मैम, यस कहाँ मैम। से आवाज आ रही है? किया जाता है। माइक ऑफ करो। अर्णव, आपके घर से कहीं से पीछे से आवाज सुनाई दे रही है। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, लंबा होता ताड़ का वृक्ष इतना लंबा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है लंबा, कि उसकी लंबाई को देखकर कल्पना की जा रही है, कवि कल्पना कर रहा है कि वो मानो आसमान को छूना चाहता है, मानो व्योम को छूना चाहता है। व्योम मतलब आसमान, आकाश। यानी यहाँ पर उत्प्रेक्षा, उसकी लंबाई को देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि मानो आसमान को छूना चाहता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना, यानी उसको उसके जैसे मान लिया जाता है। चांद के समान गोल मुख को मान लिया जाता है, फूल के समान कोमल मान लिया जाता है। वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन दोनों का गुण बहुत अधिक समानता होने के कारण, पत्थर के समान कठोर, फूल के समान कोमल, तो रूप और गुण यदि किसी का बहुत ज्यादा मिल रहा है तो उसकी समानता के कारण हम वहां उस चीज को वैसा मान लेते हैं, वो वैसा होता नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कौन सा अलंकार?
उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जैसे यहाँ पर देखिए पहला क दिया है, ले चला साथ में तुझे उत्प्रेक्षा। ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण कनक। अब इन पंक्तियों का अर्थ पहले आपको स्पष्ट करना है, आपको मानना है। यहाँ पर सबसे तो पहले ज्यों शब्द आया है, ज्यों शब्द आने के साथ ही समझ गए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब यहाँ इसका स्पष्ट करना है कि इस पंक्ति का, तो इस पंक्ति को कनक यानी धतूरा है ना, धतूरे को किसके समान माना गया है यहाँ पर? सोना के समान। ठीक है, अब यहाँ पर कवि लिखो तुम लोग इसका अर्थ लिखिए सब लोग। यहाँ कवि कहता है कि, यहाँ कवि कहता है कि, यहाँ कवि कहता है कि वह धतूरे, यहाँ कवि कहता है कि वह धतूरे, धतूरा जो होता है वो एक मादक पदार्थ होता है जिसको खाने से नशा होता है। ठीक है, यानी जितने भी नशीली चीजें जो बनाई जाती हैं उसमें धतूरे का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कवि कहता है कि वह धतूरे, ब्रैकेट में लिख लो कनक, यानी एक कनक का अर्थ है धतूरा, पहले वाले कनक का अर्थ है ले चला साथ में तुझे कनक यानी धतूरा, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण कनक, स्वर्ण कनक, यहाँ कनक का अर्थ होगा सोना, दूसरे वाले कनक का अर्थ है सोना, पहले वाले में धतूरा। तो यहाँ कवि कहता है, कह रहा है कि वह धतूरे यानी कनक को ऐसे ले चला, धतूरे कनक ब्रैकेट में लिख लो, कनक को ऐसे ले चला, ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षुक, भिक्षुक, भिक्षु यहाँ लिखा है ना, वैसे ही लिखो भिक्षु, मानो कोई भिक्षु, भिक्षु मतलब क्या होता है? मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला, भिखारी, उसको भिक्षुक कहते हैं। ठीक है, मानो कोई भिक्षुक सोना ले जा रहा हो, यानी धतूरे को इस तरह से छुपा कर ले जा रहा है मानो कोई भिक्षु जो है वो सोना ले जा रहा है। यहाँ कवि कहता है कि वह धतूरे यानी कनक को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षुक सोना ले जा रहा हो। पूर्ण विराम। यहाँ तक सबका हो गया? यस मैम। हाँ, काव्यांश Yes, में मैम। पूर्ण विराम के बाद लिखो काव्यांश में, ये तो काव्यांश ही न है, कविता का अंश ही न है, तो इसीलिए इसका नाम, इसको कहेंगे हम काव्यांश। का आधा व य आकार अनुस्वार तालाब्य श। काव्यांश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो ज्यों, यहाँ ज्यों शब्द आया है ना दूसरी पंक्ति में, तो काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक, कनक को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, एवं कनक, कनक उपमेय, कनक उपमेय में, कनक उपमेय में स्वर्ण, कनक उपमेय में स्वर्ण, डैश दो छोटा योजक चिन्ह, स्वर्ण योजक चिन्ह, उपमान, स्वर्ण उपमान के, स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है।
कनक को यहाँ पर क्या माना गया है? उपमेय, यानी कनक की तुलना किससे की जा रही है? स्वर्ण यानी सोने से, यानी उसको उपमान, उसकी उपमा दे दी गई है। किसकी? धतूरे की तुलना किससे कर ली गई है? किसके समान? धतूरा भी कीमती होता है क्योंकि उससे नशीला पदार्थ बनाया जाता है जो खाकर लोग नशा करते हैं। तो उसकी तुलना किससे की गई है? सोने से। यानी जिस तरह से भिक्षुक जो है सोने को छिपा कर लेकर जाता है, किस डर से? कि कोई उसे छीन न ले, उसी तरह ले चला साथ में तुझे कनक। यहाँ जो कवि जो है कह रहा है कि मैं तुझे इस तरह से धतूरे को छिपा कर लेकर जा रहा है, मानो कोई भिक्षुक जो है, कोई भीख मांगने वाला भिखमंगा, अगर उसे कहीं सोना मिल जाएगा तो क्या करेगा? भिखमंगा सोना दिखाते हुए चलेगा लोगों को? हाँ, नो मैम। छिपा कर लेके जाएगा ना। तो इसी No, तरह ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह धतूरा जो है नशीला पदार्थ होता है, उसे भी लोग दिखा कर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि पुलिस इस फिराक में रहती है कि कहाँ नशीला पदार्थ मिले कि तुरंत उस पर छापा मारे और ले जाने वाले को पकड़ ले। ठीक है ना? तो उसी तरह से जो भिक्षु लेकर स्वर्ण कनक, भिक्षुक जिस तरह से एक भिखारी जो है सोने को लेकर छिपा कर जाता है, उसी तरह मैं भी धतूरे को छिपाकर, कवि यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से लेकर चला मानो सोना। तो यहाँ पर कनक यानी धतूरे को किससे तुलना की गई है? सोने से, सोने है ना? तो दोनों का गुण क्या है कि एक को खाकर, धतूरा जो है नशा देता है, उसको खाकर मनुष्य नशा में आ जाता है, और यदि किसी को बहुत ज्यादा सोना भी मिल जाता है तो खुशी के कारण क्या हो जाता है? वो भी पागल हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगा तो उल जलूल बकना शुरू करेगा, है ना? हाँ, तो फिर से एक बार मैं बोल रही हूं, काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक, कनक को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे, एवं कनक उपमेय, कनक उपमेय में स्वर्ण, स्वर्ण के बगल में योजक चिन्ह दोगे, स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है, यानी धतूरे को सोने के समान मान लिया गया है। ठीक है, कल्पना हो रही है। पूर्ण विराम। अब लिखो जहां पर, पूर्ण विराम के बाद, जहां पर उपमान के न होने पर, अब ये क्यों है उसको मैं क्लियर कर रही हूं, जहां पर उपमान, जहां पर उपमान के न होने पर, जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही, उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। जहां पर, फिर से मैं दोहरा रही हूं, जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी जिससे तुलना करते हैं उसको क्या कहते हैं? उपमेय, और जिससे करते हैं उससे उपमान। उपमान। हाँ, उपमान। उपमान मान लिया जाए। पूर्ण विराम। अर्थात, पूर्ण विराम के बाद अर्थात सब छोटा छोटा लिखोगे, ऊपर से पूरा नीचे तक अट जाएगा, छोटा छोटा लिखोगे तो। अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को, अप्रस्तुत जो हमारे सामने नहीं है, जहां पर अप्रस्तुत को, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को, यानी सोना नहीं है सामने, क्या है? धतूरा है, लेकिन धतूरे को क्या मान लिया गया है? सोना मान लिया गया है। तो प्रत्यक्ष में हमारे सामने क्या है?
धतूरा, और अप्रत्यक्ष में क्या है, बोलो। सोना। सोना। सोना तो सामने नहीं है, सोना। वो अप्रत्यक्ष है। हम सोने से धतूरे की तुलना कर लिए, मान लिए उसके समान, उसको मान लिए मूल्यवान। छिपाने की वस्तु, धतूरा भी छिपाने की वस्तु है क्योंकि नशीला पदार्थ है, और सोना भी छिपाने की वस्तु है, इसीलिए छिपा रहे हैं। ठीक है, तो अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, ठीक है, कॉमा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने लंबा होता ताड़ का वृक्ष को भी मैंने अभी उदाहरण दिया ना आप लोगों को, यानी ताड़ की लंबाई, लंबाई उसको देख करके, अरे भाई तो इतना लंबा होता जा रहा है, वहां पर कवि कल्पना कर रहा है, क्या कभी ताड़ का वृक्ष आसमान को छू सकता है, बताओ। ताड़ का वृक्ष, नारियल जिसमें नारियल होता है, वो कितना भी लंबा हो जाए तो क्या कभी वो आसमान को छू सकता है? हाँ, नो मैम। नहीं, कभी नहीं छू सकता है। लेकिन No, कभी ma'am. लेकिन कभी कल्पना करते हैं और कहते हैं कि इतना लंबा हो रहा है, लंबा ताड़ का वृक्ष कि लग रहा है कि आसमान को ही छू लेगा। तो यहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, ऐसा हो सकता है, ये मान लिया जाता है, वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां रूप गुण की उत्प्रेक्षा। समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उसकी कल्पना की जाती है वहां। तो लिखे जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, कौमा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मेरे विचार से सभी बच्चों का हो गया लिखना? सभी बच्चे लिख Yes, चुके? ma'am. चलिए, नेक्स्ट है ख नंबर। जल्दी जल्दी लिखिए ताकि आज ये समाप्त हो जाए। आप लोग की लिखावट बड़ी स्लो है। नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। इन पंक्तियों में, इन दो पंक्तियों में बताओ कि कौन सा शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार है? नील जल, जैसे। जैसे, यस, वेरी गुड। ज्यों, जैसे। हाँ, ज्यों जैसे, मानो, मनो, मनहू, यहाँ पर पूरा नीचे दिया हुआ है। जैसे मैंने वो ऐसा होता नहीं है, उसके जैसे मान लिया गया है। ठीक है, हमेशा याद रखोगे। अब यहाँ लिखिए, नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल देह जैसी हिल रही हो। नीले जल में किसी की गौर, गौर मतलब गोरा, गोरा बदन, गोरा शरीर, झिलमिल, झिलमिल यानी झिलमिला रही है। कहाँ पे? नीले जल में। ठीक है, नीले जल में किसी का गौर यानी गोरा बदन, गोरा शरीर जो है वो झिलमिल, झिलमिला रही है। किस तरह से अब कवि इसकी कल्पना कर रहा है वो मैं लिखवा रही हूँ, लिखिए। कवि सूर्योदय से पहले, यहाँ पर सुबह की तुलना यहाँ पर कवि कर रहे हैं। कवि सूर्योदय से पहले, कवि सूर्योदय, सूर्योदय लिख लोगे ना सही सही? हाँ, यस मैम। सभी बच्चे सूर्योदय लिख लोगे। कवि सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में, कवि सूर्योदय से पहले ये दिखा, सूर्योदय की वर्तनी दिख रही है सबको? हाँ, दिख रही है सूर्योदय? हाँ या नहीं? Yes, ma'am. हाँ, ऐसा ही होना चाहिए सूर्योदय। दंत समय बड़ा ऊ की मात्रा, य में ओ की मात्रा, रेफ, द, य, सूर्योदय। ठीक है, अब लिखो, कवि सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में, कवि सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में, आकाश के सौंदर्य में पल पल होते, पल पल होते, कवि सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में पल पल होते परिवर्तनों का, पल पल होते परिवर्तनों का
पल पल होते परिवर्तनों का सजीव वर्णन करते हुए, परिवर्तनों का सजीव वर्णन करते हुए, पल पल होते परिवर्तनों का सजीव वर्णन करते हुए कहता है कि, वर्णन करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है मानो, ऐसा लगता है मानो, ऐसा लगता है मानो नीले जल में, नीले नौ में जैसे बड़ी की मात्रा दिया है ना, वैसे नीले जल में, नीले जल में किसी, नीले जल में किसी, वर्णन करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर, किसी गोरी नवयुवती, नव या में छोटा को मात्रा, नवयुवती, किसी गोरी नवयुवती, देखिए नवयुवती दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है? हाँ नवयुवती Yes, ma'am. हाँ नवयुवती, किसी गोरी नवयुवती, गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा है, किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा है। गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। उसके बाद लिखिए नीला आकाश, नीला आकाश नीले जल के समान है, नीला आकाश उसके समान मान लिया गया है। कवि ने नीले आकाश को नीले जल के समान मान लिया है, क्योंकि सवेरा कहाँ होता है, सूर्योदय कहाँ होता है, आसमान में ही ना होता है। तो कवि यहाँ नीले आकाश को नीले जल के समान, तो नीला आकाश नीले जल के समान है और उसमें सफेद चमकता सूरज, नीले आसमान में उसमें सफेद चमकता सूरज और उसमें सफेद चमकता सूरज सुंदरी की गोरी देह प्रतीत होता है, और उसमें सफेद चमकता सूरज, और उसमें सफेद चमकता सूरज सुंदरी की गोरी देह प्रतीत होता है। हो गया? और उसमें सफेद चमकता सूरज सुंदरी की गोरी देह प्रतीत हो रहा है। यानी नीले आसमान को कवि ने क्या मान लिया है, नीले जल के समान, और उसमें सूरज जो चमकता रहता है उस सूरज को कवि ने क्या मान लिया है, किसी सुंदरी का गोरा बदन। ठीक है, जैसे लग रहा है कि नीले जल में कोई सुंदर सी गोरी नवयुवती का शरीर जो है वो झिलमिल झिलमिल कर रहा है। तो यहाँ आसमान का, कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में, जो आकाश का सौंदर्य जो है बार बार परिवर्तित हो रहा है, उसका रूप हमेशा बदल रहा है, तो कवि यही कल्पना किया है कि मानो नीले जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा है। यानी नीले आकाश को कवि ने नीले जल के समान मान लिया है, और उसमें सफेद चमकता हुआ सूरज सुंदरी की गोरी देह के समान प्रतीत होता है। आ रही बात समझ में? हाँ आ रही है बात समझ में या नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पर इसको मान लिया गया है। नेक्स्ट ग नंबर, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पुण्य मानो हो गए पंकज नए।
यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा शब्द है जिससे तुम लोग को पता चल रहा है कि ये उत्प्रेक्षालंकार है? यों, ज्यों, मानो, मानो, मानो यों। और यूं। यहाँ पर मानो शब्द लेकिन होगा, मानो शब्द। चलिए लिखिए, इन पंक्तियों में उत्तरा के, इन पंक्तियों में उत्तरा, उत्तरा एक नायिका है, एक युवती है, उसके बारे में बात हो रही है। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों, यानी आंसू से भरी हुई आंखें। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों, इसको ब्रैकेट में लिखिए उपमेय। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों, इसको उपमेय ब्रैकेट में लिखें, में ओस जल कण युक्त, नेत्रों के बाद उपमेय में ओस जल कण में योजक चिन्ह होगा, ओस जल कण युक्त पंकज। पंकज मतलब क्या होता है? पंकज किसे कहते हैं? मैम कमल, कमल का कमल के कमल फूल। का फूल। यस, हाँ, ओस जल कण युक्त पंकज। पंकज के बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिए उपमान। उपमान की संभावना की गई है। पंकज उपमान की संभावना की गई है, यानी उत्तरा के आंखों की तुलना कवि किससे कर रहे हैं? कमल। खिले हुए कमल पर जैसे ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं तो वो कितना खूबसूरत लगता है कमल का फूल, उसी तरह उत्तरा की आंखें इतनी सुंदर है कि उसमें आंसू जो भरे हुए हैं उसकी तुलना, उसकी कल्पना कवि कर रहे हैं कि मानो कमल का फूल खिला हुआ है और उस पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। तो उत्तरा की आंखें ठीक कमल के फूल के समान मान ली गई हैं और उसके आंसुओं को क्या मान लिया है कवि ने? ओस की बूंदें। आ रही है बात समझ में? हाँ, उत्तरा की आंखों की कल्पना कवि ने किससे की है? कमल के फूल से। और उसकी आंखों में जो आंसू भरे हुए हैं उत्तरा की आंखों में, उसकी तुलना कवि ने किससे की है? ओस की बूंदों से। आ रही बात समझ में? हाँ, तो यहाँ Yes, मैम। ma'am. उपमान की संभावना की गई है। पूर्ण विराम, मानो वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है। मानो को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, मानो वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, उसको वैसा मान लिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है, उसको कल्पना कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अब लिख लो नीचे, जहां रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको तुम लोग अपना पढ़ो और पढ़ के कोशिश करो, नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है? सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूं, क्या इसी एहसास में जीऊं या जैसा भी हूं नन्हा सा एक दिया तो हूं, क्यों न उसी की उजास में। उजास का मतलब यहाँ क्या होगा बच्चों? बताओ। हाँ, मैम प्रकाश, प्रकाश। यस, प्रकाश या रोशनी। क्यों न उसी की उजास में जीऊं, हर आने वाला क्षण मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूं न सही सूरज एक नन्हा दिया तो हूं, जितनी भी है लौ मुझ में उसे लेकर जिया तो हूं, कम से कम मैं उनमें तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं, उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। कुछ समझ में आई बच्चों इस कविता का अर्थ? हाँ, नहीं? यस मैम, यस मैम। सामने कोहरा घना है, कोहरा यानी कुहासा जिसको कहते हैं, ठीक है? सामने कोहरा, यानी कोहरा का मतलब होता है कुहासा। कोहरा जिसको कहते हैं ना, ये कोहरा, उसी को यहाँ पर कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूं। जब तक सूरज की रोशनी नहीं निकलती, अभी देखो कुहासा छाया हुआ है ना, आप लोग को दिख रहा होगा,
और ये कुहासा कब खत्म होगा? जब सूरज की तेज रोशनी, Yes, ma'am. जब सूरज की तीखी किरणें जब आसमान में पूरी फैलेंगी, तब कुहासा अपने आप छट जाता है। तो कवि कह रहा है कि सामने कोहरा अंधेरा है और मैं सूरज नहीं हूं। तो क्या इसी एहसास में जीऊं कि मैं सूरज नहीं हूं, यानी सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, तो क्या हम हार कर बैठ जाएं कि उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए? मैं सूरज तो नहीं हूं, इसी एहसास में जीऊं। मैं जैसा भी हूं एक नन्हा सा एक दिया तो हूं। सूरज का भी काम है रोशनी देना और दिए का भी काम है रोशनी देना, प्रकाश देना। तो मैं सूरज के समान तो बहुत तेज रोशनी नहीं दे सकता, लेकिन एक छोटा सा दिया तो हूं जो थोड़ी सी तो रोशनी दे सकता हूं। तो क्यों ना उसी की उजास में जीऊं। आखिर मैं ये सोचकर कि मैं भी तो रोशनी दे सकता हूँ, मैं भी रोशनी देने की क्षमता मुझ में भी है, इसी उम्मीद में मैं जीऊं। क्योंकि हर आने वाला क्षण मुझे यही कहता है कि अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूं कि मैं भले ही सूरज न सही एक नन्हा दिया भी हूं, लेकिन जितनी भी लौ है मुझ में उसे लेकर जिया तो हूं। मैं थोड़ी सी रोशनी दे सकता हूँ, लेकिन रोशनी